Yeah, good evening. गुड इवनिंग एवरीवन. अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वाज द थिंकिंग कि थोड़ा सा सभी ज्वाइन कर लें, उसके बाद में बात करूं. तो मुझे लगता है कि साथ साथ चलने देते हैं और साथ में क्लास भी चलती रहेगी. ओके. तो आज जो हम बात करेंगे, आई एम सॉरी कल मैं नहीं ले पाया क्लास. उसकी वजह ये थी कि मम्मा थोड़े से मेरे बीमार थे और उनको लेके मैं हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, डॉक्टर से डॉक्टर फिर रहा था. और कल मैं 8:30 बजे घर पहुंचा हूँ. तो इसलिए मैं कल एक मीटिंग भी थी, उसको भी नहीं ले पाया और ना ही सारी क्लासें ले पाया. वो वजह थी सबसे बड़ी. आपको पता है माँ सबसे पहले होती है. जैसे अभी वेद प्रकाश भी बोल रहा था, तो अब सबके लिए माँ सबसे ऊपर होती है. तो मेरे लिए इकलौता हूँ घर में, तो मेरे लिए भी ये प्राइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. तो आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले आपसे कि जो कोडिंग की हम जो बात कर रहे थे, तो उस कोडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मुझे लगता है टाइप्स ऑफ कोडिंग तो हमने देख लिया था ना. हाँ. तो उसके बाद अगला जो है दैट इज डाटा क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल कोडिंग. जब हम कोडिंग करते हैं तो उस समय हम डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और अदर उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. आपको पता ही है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है. आप लोगों को पता ही है. क्लासिफिकेशन मैंने क्लास वाइज उनको वर्गीकृत करना, उनका वर्गीकरण करना और साथ में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. डिस्ट्रीब्यूशन मैंने उन्हें उनका आवंटन कैसे करना है, वो यहाँ जो है इस आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे इसको कवर करें. और ये अगर हम डाटा जैसे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद जो डाटा था उसको हमने कोडिंग में भी डाल दिया, कोड्स भी उसके हमने दे दिए. और कोड देने के बाद जो कैटेगरीज हैं डाटा की, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम डाटा को डालेंगे. और उसको डालने के जो है 4 प्रकार का डाटा जो होता है वो कोडिफाई होता है. ये कहने की कोशिश यहाँ की जाएगी. और अगर 4 प्रकार डाटा के हैं तो वो डाटा रहेगा जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है. देन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है. देन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है. और चौथा है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 प्रकार से डेटा हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है या क्लासिफाई होता है. तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा रादर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, वो आपको बताने का प्रयास करता हूं. ठीक. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सोशल साइंसेज में खास करके अगर हम बात करें तो इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, एनी ब्रांच ऑफ लर्निंग. इट मे बी फिजिकल साइंसेज और इट मे बी एनी ब्रांच ऑफ लर्निंग. तो उसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा ये. पर पर्टिकुलर स्पीकिंग अबाउट सोशल साइंसेज रिसर्च, तो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी कॉमन. इसे बहुत एक कॉमन एक जिसको बोलते हैं रूटीन के टाइप में इसको देखा जाता है. और जब रूटीन के टाइप में देखा जाता है तो उसमें जो है जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ सर्टेन कैटेगरी. अब फ्रीक्वेंसी में जो है ऑफ ऑकरेंसेस, ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है कि मतलब जो चीजें घटित हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार घटित हुई है, वो बहुत मैटर करता है यहाँ. तो जो फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें सिंपल शब्दों में ये रहेगा कि इसे हम 2 तरीके से हम देख सकते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेस को 2 तरीके से हम देख सकते हैं. एक को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड और एक को बोलते हैं ग्रुप्ड. एक को बोलते हैं अनग्रुप्ड. अनग्रुप्ड मैंने वो समूह में जो है उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, ना ही उसको क्लासिफाई किया जा सकता है. जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे पहले रहेगा दैट इज अनग्रुप्ड. अनग्रुप्ड में क्या होगा, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर आर नॉट कोलैप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. स्कोर को डिफरेंट कैटेगरी में उसको इकट्ठा नहीं किया जाता, उनको कोलैप्ट नहीं किया जाता. परंतु उसमें क्या किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्लास, सोशियोलॉजी क्लास में अगर हम देखें तो ईच ग्रुप की जो वैल्यू होगी हो सकता है 18 साल का, 19 साल का है, 20 साल का है. इस तरह से अलग अलग तरीके से हम उसको एक क्लास के जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करना चाहें कि बच्चों का
जिसको बोलते हैं कि एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पूरी क्लास का, कि 18 साल के बच्चे कितने हैं, 19 साल के बच्चे कितने हैं, 20 साल के बच्चे कितने हैं, 30 साल के बच्चे कितने पढ़ते हैं सोशियोलॉजी की क्लास में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को जो प्रेजेंट करेंगे टेबल में प्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है वो अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें कोई ग्रुप नहीं, एक ही एंट्री होगी 18 साल का, तो 18 साल तक उसको ले लेते हैं हम कई बार, और उसमें ये करते हैं हम कोशिश कि 15 से लेकर 18 साल तक कितने हैं। इसमें पता चलेगा कि अर्ली एज में 18 साल जिसके हुए वो बच्चे कितने हैं अभी इस सेकेंड ईयर में, और उसके बाद हम देखें कि 18 से 19 साल के कितने बच्चे हैं, फिर 20 साल के कितने बच्चे हैं, और 21 साल का हो सकता है, कोई 22 साल का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा 30 साल मैंने ऐसे बोला था, 22 साल के बाद उसका नहीं हो सकता। तो व्हाट आई मीन टू से, ये अनग्रुप्ड जो है वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। दूसरा जो है दैट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि इसमें स्कोर्स को जो स्कोर होते हैं उन्हें जो है वो ग्रुप में डाला जाता है, कोलैब उसको क्या बोलते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको कोलैप्स किया जाता है। तो उसमें 2 या 3 स्कोर आर प्रेजेंटेड टुगेदर इन ए ग्रुप। 2 स्कोर मैक्सिमम इसमें प्रेजेंट किए जाते हैं और उसको ग्रुप में रखा जाता है। ग्रुप में कैसे होगा, इसमें ग्रुप क्या होगा, लाइक 18 से 20 साल। जैसे हम लोगों ने जो अभी आपने डाटा किया उसमें ये था कि आपका जो लैंड का जो पोजीशन है, आपके पास जमीन कितनी है, तो हमने लिखा वहां 1 बीघा से लेके 5 बीघा। तो 1 बीघा से 5 बीघा जो है दैट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, वो ग्रुप में फ्रीक्वेंसी है वो। और ग्रुप में फ्रीक्वेंसी के लिए हम थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करें, तो ग्रुप में फ्रीक्वेंसी वो कैसे हो गई, सिंपल शब्दों में अगर उसको हम देखें तो क्योंकि 18 से 20 साल हमने लिया और वहां से हमने 1 से 5 बीघा तक की जमीन हमने ली, तो ये इसका जो उत्तर आएगा राइट साइड में जो हम लिखेंगे अगले कॉलम में, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेज को हम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ऑकरेंसेज है उसमें सिंपल शब्दों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसमें सिंपल शब्दों में ये रहेगा कि उस ग्रुप के उन लोगों ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब कितने लोगों ने जो है उस ग्रुप में फॉल करता है, उनका जवाब कितने लोगों ने उस 18 से 20 साल के या 18 से 20 के जो गैप है उसमें कितने लोगों ने उसका जवाब दिया है, तो वो सारा का सारा उसमें रहता है। तो उसे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नंबर 2, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल शब्दों में अगर देखें तो यहाँ इट इज आल्सो पॉसिबल टू गिव फ्रीक्वेंसी नॉट इन एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर में अगर हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट नंबर में देंगे तब तो फ्रीक्वेंसी होगी, परंतु अगर हम क्या करते हैं, अगर डाटा कम है हमारे पास, डाटा कम है तो उसमें परसेंटेज मेथड में हम देते हैं। और सिंपल तरीके से देखें तो जो भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन जो करने लगते हैं, टेबल में डालते हैं, तो वहां हम एक चीज बड़े आराम से करते हैं और बड़े आसानी से करते हैं जिसको हम परसेंटेज कहते हैं, परसेंटेज ऑफ होल डाटा। तो उसमें हम एब्सोल्यूट नंबर में ना देके उसको हम परसेंटेज में देते हैं कि इतने परसेंट स्टूडेंट जो हैं वो 18 से 20 साल की उम्र के सोशियोलॉजी की इस क्लास में पढ़ते हैं, इतने परसेंट हैं। हम उसको मान लीजिए कि हमने 10 लोग टोटल लिए हैं या 50 लोग टोटल लिए हैं, तो अगर वहां लिखेंगे हम कि 10 बच्चे जो हैं इस ग्रुप के हैं, 20 बच्चे इस ग्रुप के हैं, 10 बच्चे और इस ग्रुप के, 10 बच्चे और इस ग्रुप के हैं, इस तरह से करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट नंबर वहां दिखेगा। परंतु अगर इसको हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे कि 30% एक में है, एक एज ग्रुप में, 30% दूसरे एज ग्रुप में, और 40% जो है वो एक एज ग्रुप में है। तो टोटल जो नीचे आएगा दैट विल बी 100%, दैट विल बी 100%। तो इस तरह से परसेंटेज मेथड जो है वो उसे हम जो है आराम से लागू करके, परसेंटेज दिखने में भी अच्छा लगता है, एब्सोल्यूट नंबर से अच्छा वो परसेंटेज ही रहता है, और उससे पूरी तरह से ये चीजें जो हैं वो हमारे सामने आने आराम से आती हैं। देन उसके बाद एक और है जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उसके क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, क्यूमुलेटिव का सिंपल शब्दों में अर्थ क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अस हाउ ऑफन द वैल्यू of a random variable is less than or equal than the particular reference value। particular reference value क्या होती है कि जो अभी हमने लिया है
मान लीजिए 18 से 20 हमने रेफरेंस लिया है, तो उसके अगले वाली जो वैल्यू होगी वो उस रेफरेंस वैल्यू से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, कितना ऊपर कितना नीचे। और जब जैसे आप लोगों को आज मैंने क्लास में बोल दिया है कि सब के सब सारे बच्चे जो हैं वो उनको हम 10-10 ग्रुप्स में बांट रहे हैं और भजन जिस पे काम कर रहे हैं। और 10 के ग्रुप में हम बांट रहे हैं, 10 ग्रुप्स में बांट रहे हैं। उसमें कितने बच्चे होंगे हमें नहीं पता। तो उसमें हम क्या है, उसमें हम ये चारों के चारों मेथड को हम यूज करेंगे। चारों मेथड इसमें यूज होंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा उसमें, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा उसमें, उसमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें होगा। क्यूमुलेटिव सिंपल शब्द में फिर बोलने लगा हूं मैं कि जो रेफरेंस वैल्यू है अभी की, उससे ज्यादा या कम, या ज्यादा होगा या कम होगा, जब डिस्क्राइब करते हैं तब हम उसको लिखते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी या रादर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। और अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो वहां हमें एनालिसिस में जब जाएंगे, जो लास्ट यूनिट रहेगा स्टैटिस्टिकल टूल का हमारा, तो उसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी गणना कैसे होती है, वो भी आपको सिखाएंगे। आप वो भी आपको सिखाएंगे। और सिंपल शब्दों में इसको ये देखें कि ऊपर मान लीजिए 1 लिखा, तो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी 1 प्लस होगी। जो 2 है तो वो 1 प्लस 2 3 होगा। तो उत्तर उसका होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में राइट साइड में लिखेंगे हम 1 + 2 = 3। और फिर अगला जो आएगा दैट विल बी 3 + 2 = 5। इस तरह से आएगा। फिर 5 + 3 = 8। इस तरह से सब आएगा। तो इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। देन उसके बाद एक अंतिम है इसका स्टैटिस्टिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैटिस्टिकल डेटा आप लोगों को पहले पता है कि स्टैटिस्टिकल का क्या मतलब है, सांख्यिकी है ये। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में जो एवरेज जो है उसको निकाला जाता है। एवरेज एवरेज निकाली जाती है। और एवरेज निकालने के लिए जो सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कई प्रकार के एवरेजेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है। ये जो है इसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी के नाम से भी जानते हैं हम। तो ये मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें हैं। और रिसर्चर यहाँ डिसाइड करता है कि उसको किस पर्पस के लिए कौन सा उसने यूज करना है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो रिसर्चर खुद डिसाइड करता है। तो परंतु तीनों के तीनों बहुत आसान है। अगले जो चैप्टर्स होंगे उसमें इनकी भी हम बात करेंगे। तीनों के तीनों बहुत आसान है, कैलकुलेट करना इनको बहुत आसान है, सिंपल से फॉर्मूलेज इनके हैं। और जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को वहां डालते हैं, जैसे ही हम डेटा को डालते हैं, डेटा को जैसे प्रेजेंट करते हैं तो उसको आराम से हम कर लेते हैं। उसके बाद एक बार एवरेज हमें मिल जाती है। एवरेज एक बार एवरेज मिल जाए, उसको कैलकुलेट कर लें, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है कि पूरा का पूरा जो हमारा टेबल है, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव जो फिगर है वो हमें मिलती है। और वो रिप्रेजेंटेटिव फिगर जो है वो पूरी तरह से पूरे के पूरा जो भी रिसर्च प्रॉब्लम हमारी है उसको जवाब देने में, उसको हल करने में वो पूरी तरह से सक्षम होती है। और जब उसमें सक्षम होगी तो इस तरह से ऑलमोस्ट दे वर वेरी क्लोज टू द वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस के बिल्कुल वो क्लोज रहती है। और जब वाइड रेंज के वेरिएशंस में क्लोज रहेगी तो उसमें हम आराम से उसको देख सकते हैं कि इसका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कि किस लेवल तक ये जो वेरिएशन आई है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसको हम आराम से देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल टूल का इसका यूज करके। तो इस तरह से ये 4 तरीके थे जिसके द्वारा हम कलेक्टेड डेटा को हम क्या करते हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स स्टेप्स क्या है इसमें। अब हमने डेटा एनालिसिस कोडिंग कर ली। कोडिंग आफ्टर कोडिंग व्हाट आर द स्टेप्स इन डाटा एनालिसिस। कोडिंग करने के बाद किस तरह से उस कोडिंग को यूज कैसे करते हैं हम, उसके ऊपर हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारी ये होगी कि इसके जितने भी स्टेप्स हैं, जितने स्टेप्स हैं उसको मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों के सामने रखूं। और स्टेप्स जो हैं सिर्फ इसके 4 हैं, 4 स्टेप्स इसके हैं। तो इन चारों स्टेप्स को आपके सामने रखूं और ये स्टेप्स जो हैं किस तरह से आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको पेज नंबर 72, ये जो किताब है इसके पेज नंबर 72 पे एक पूरा का पूरा टेम्पलेट बनाया हुआ नीचे देखिएगा। यहाँ ये देखिएगा, ये पूरा टेम्पलेट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। किताब आपको पता ही है, ये वाली है टेक्निक ऑफ सोशल रिसर्च जिसको हम पढ़ रहे हैं। और इसमें
टेम्पलेट बनाया हुआ है। टेम्पलेट मतलब आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए वहां एक पूरा उदाहरण दिया हुआ है कि आपने इसको कैसे करना है। इसको हम देखने की कोशिश करें तो जो डेटा साइंटिस्ट हैं आज के टाइम के डेटा साइंटिस्ट जो भी डेटा को डील करते हैं, डेटा के साथ जो खेलते हैं, रादर इकट्ठा करते हैं, फिर उसके साथ सर्व करते हैं, तो आपको पता ही है जो पोस्ट मॉडर्न टाइम जो है 1985 के बाद का जो काल है, जो समय है, वो डेटा का समय है। डेटा के समय है। आज सारी दुनिया डेटा के पीछे पड़ी हुई है, चाहे डेटा वो फेसबुक से या सोशल मीडिया से प्रोक्योर होता है, कहीं से भी होता है, तो हम सारी की सारी दुनिया डेटा के पीछे पड़ी हुई है। इट मीन्स सिंपली शब्दों में देखें तो डेटा जो है वो उसे प्रोक्योर करना, प्रोक्योर किया उसको मैनेज करना, उसका यूज करना जो है वो आज के टाइम में बहुत बड़ा काम है। और उस काम के चलते जो है वो हम पूरी वेबसाइट्स हैं कई दुनिया जहान की, और जिनका की प्रयोग किया जाता है, और जो हमें रिक्वायर्ड है, रादर हम ज्यादा तो नहीं करेंगे यहाँ, परंतु जो हमारे कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जब आप यहाँ से निकलें, जब आप ग्रेजुएशन करें, तो ग्रेजुएशन करने के बाद यू मस्ट हैव सम स्किल विद यू मस्ट हैव सम स्किल विद यू। आपको कहीं भी किसी भी एनजीओ में या किसी कहीं भी ऑफिस में नौकरी लगती है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई आपका जो सबऑर्डिनेट है वो आपको कहीं कोई बेवकूफ ना बनाए कि भैया डाटा ऐसे इकट्ठा होता है, वरना कोई बात नहीं, हम सीखे, हमें पता है कि डाटा कैसे होता है और उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हमें पता है। हमें पता है कि ये स्किल कम से कम आपके हाथ में रहे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स जो हैं हमें वो देखने होंगे। रादर उस स्टेपिंग में जाने से पहले, जो स्टेप्स है 4, वहां जाने से पहले prepare the data collected, data collection instrument and collect the data। डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंटरव्यू शेड्यूल हम जिसे कहते हैं, या क्वेश्चनेयर हम जिसे कहते हैं, जो आज हम बात कर रहे थे दूसरी क्लास में। तो जो इंटरव्यू शेड्यूल है, या चाहे हमने कोई भी मेथड हमने रिसर्च कर लिया है, वो आपके प्रेरोगेटिव पे डिपेंड करता है, वो मेरा नहीं, रादर किसी का भी नहीं, परंतु जो तरीका आप अप्लाई करेंगे वो जो है दैट शुड बी साइंटिफिक, दैट शुड बी साइंटिफिक। और कोई भी तरीका आप अप्लाई करें, परंतु वो तरीका ऐसा हो कि उसमें वैज्ञानिकता हो। जब उसमें वैज्ञानिकता होगी तो अनडाउटली जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट एंड दैट विल बी टोटली साइंटिफिक इन नेचर। Scientific never mean that if you're following the stream of sciences only then you can be a scientist. It never means. Scientist simply means any person who is knowing any specialized knowledge or having some specialized knowledge about any branch of learning. Any branch, by I mean any branch of learning. It may be Sanskrit, it may be music, it may be aesthetic, it may be painting as well. I can't paint, I can't play music, and how can I claim that I'm not a scientist? The person who is claiming that, the person who is doing that, he may be science, he may be a scientist because he is knowing everything about his subject. तो ये हम बिल्कुल भी अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना लाएं कोई भी कि हम इसके हैं तो हम ये नहीं हो सकते। Anyone who is capable to procure information and convert that information into knowledge by using scientific method, he or she is scientist. सिंपल सी बात है, ये ही शी इज साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम ये देखें कि डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है, और उसके बाद हमने डाटा को इकट्ठा कैसे किया है, ये पहला स्टेप है, इसको हम देखें। दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि प्रिपेयर द डाटा डिक्शनरी और कोड बुक, जो हम कर चुके हैं, आपको सब कुछ मैं समझा चुका हूं। जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो चंबा कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैं कोड बुक भी तैयार कर चुके हैं। हम ये सारे स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, और उसमें एक तीसरी चीज क्या है कि प्रिपेयर द डाटा मैट्रिक्स वर्कशीट। अब वर्कशीट भी हम तैयार करवा चुके हैं, जो कल भी मैंने आपको शेयर किए थे। आज चाहेंगे तो आज अभी भी शेयर कर दूंगा। वर्कशीट जो है वो पहले हम लोग करते थे, जब हम रिसर्च सीखते थे या रिसर्च करते थे, तो हम ग्राफ पेपर पे हम करते थे, ग्राफ देते थे हमें हमारे टीचर, और ग्राफ पेपर पे हम करते थे। परंतु आज के टाइम में आपके पास एक्सेल सीट है, जिसको कि हम वर्कशीट बोलते हैं, वहां लिखा भी होता है वर्कशीट है ये। Excel पे you can play with your data the way you want, the way it is required. You can play with your data. आप उस डाटा के साथ आराम से खेल सकते हो, आराम से उसमें एंटर कर सकते हो, और पूरा का पूरा डाटा, चाहे हजारों लाखों के हिसाब से डाटा है, उसमें वो आ सकता है, बशर्ते आपने कोडिंग सही की हो। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, कोडिंग आपको आती है तो देयर इज नो वन हु कैन डिफीट यू। रादर जितना मर्जी डाटा होगा, जितना मर्जी बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको मैनेज कर लोगे। देन उसके बाद एक और है, प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन फॉर डाटा एंट्री एंड डाटा एनालिसिस।
इंस्ट्रक्शंस को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एंड में जो शेड्यूल था उसके एंड में आपको लिखा था, पर इंस्ट्रक्शन पहले दे दी कि ये इंस्ट्रक्शन जो है इस डेटा एनालिसिस के लिए रहने वाली हैं। अगर उनको नहीं देंगे तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा, अभी तक जो आपने काम किया सब खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। इसलिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर। अगर वो नहीं होंगी तो फिर कल के लिए आपको जब एनालिसिस करेंगे तो मुश्किल होगी। ओके, अब इसके लिए जो हमने इसको आप इसको देख लिया, इन चारों स्टेप्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिपेयर द डाटा इंस्ट्रूमेंट एंड कलेक्ट डाटा। सबसे पहला कि हम डाटा को प्रिपेयर कैसे करें, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कैसे तैयार करें। तो यहाँ पेज नंबर 72 पे लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ, टॉपिक क्या लिया हमने, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्वेश्चनेयर। एक क्वेश्चनेयर हमने लिया है और क्वेश्चनेयर फिर से रिपीट करने लगा हूं, इनको भी किया था हमने क्लास में। क्वेश्चनेयर जो होता है वो उसको रिसर्चर खुद नहीं भरता, भर भी सकता है परंतु वो खुद नहीं भरता है इन मैनी केसेस। उसको भरने के लिए जो होता है वो किसी और को डिप्यूट करता है, और बंदा उसके बिहाफ पे जाता है और जो उत्तरदाता है जिसको हम रिस्पोंडेंट बोलते हैं उनसे मिलता है, तो उसको हम क्वेश्चनर बोलते हैं। वेयरएज इंटरव्यू शेड्यूल जो होता है उसमें जो रिसर्चर है वो खुद जाता है, खुद जाएगा, खुद इंटरव्यू करेगा और उसके बाद खुद उसको डेटा को इकट्ठा करता है, तो हम इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। तो इसमें जो है ये क्वेश्चनर की बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चनर यू कैन सेंड इट बाय मेल इवन। अगला चैप्टर जो होगा दूसरे पेपर का हमारा क्वेश्चनर का ही है, उसको हम बात करेंगे उस पर डिटेल में। तो अभी यहाँ क्या है कि यू कैन सेंड इट बाय यूजिंग दिस ईमेल, बाय यूजिंग मैनी एनी मेथड। आप उसको पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भेज सकते हैं, आप उसको ईमेल से भेज सकते हैं, या आप उसको कई और तरीका किसी पर्सनल मैसेंजर को भेज सकते हैं, पर वहां रिसर्चर खुद नहीं जाता है। रिसर्चर खुद नहीं जाके किसी और को भेजता है, उसके बिहाफ पे, रिसर्चर के बिहाफ पे दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, उसके डाटा को प्रिक्योर करता है, डाटा कलेक्ट करता है। तो यहाँ मैंने पूरा ये डालने की कोशिश की है, 6-7 क्वेश्चन इसमें डाले हैं, और उन 6-7 क्वेश्चंस को मान लीजिए कि आपने यही 7 क्वेश्चन ही काम करना है, इन्हीं पे काम करना है, तो आपको ये प्रिपेयर करने के लिए पूरा टेम्पलेट दिया है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ द डिवीजन वेयर यू वर्क, नेम ऑफ द डिवीजन सिंपल करेंगे, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी डिवीजन या पीडब्ल्यू डिवीजन, आईपीएस डिवीजन, मेडिकल डिवीजन, एनीथिंग, वहां हम काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है उसमें लिखना कि हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन एम्प्लॉयड इन दिस कंपनी, कितने सालों से हो इस कंपनी में या इस ऑफिस में, तो वो लिखना है। जैसे मुझे पूछे तो 23 साल से 24 साल से हूँ, 24 साल से काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा आपके पास ये जो है, इसमें सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम डाटा को इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रादर डाटा प्रिक्योर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर्ली हमारे पास होना चाहिए। नंबर 2, उसके बाद फिर कोड बुक, उस डाटा के अकॉर्डिंगली कोड बुक तैयार करनी है। अब कोड बुक में जैसे मैंने आपको पहले कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, कोड बुक के लिए जो भी हमने सेगमेंट्स बांटे हैं, जिन सेगमेंट्स में हमने पूरे डाटा को बांटा है, उसे एक करके एक लिखा, एक सेगमेंट मान लीजिए कि बेसिक इंफॉर्मेशन या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने एक सेगमेंट कर दिया। अब उसके नीचे उसके 10 क्वेश्चन और होंगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, आपकी पंचायत क्या है, आप क्या करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फैमिली क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पास लैंड कितने हैं, ये फैक्चुअल है, फैक्ट है ये। आपके लैंड कितने हैं, घर में क्या क्या चीजें हैं, आपके पास कन्वीनियंस क्या है, ये सब इस तरह से आपके करके मान लो 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हर क्वेश्चन के आगे बेटा जी सबने ध्यान रखना है कि एक सेगमेंट था 1.1 से स्टार्ट होगा और 1.20 तक वो जाएगा। ये सेकंड, उसमें कोड भी वैसे ही आएगा। ये सेकंड स्टेप है कोडिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कि कोड बुक को हम तैयार करें। कोड बुक अगर आपकी सही तैयार हो गई तो आगे का काम जो है वो आराम से जो अपना चल पड़ता है। और इसमें आप जो है कोड बुक का डाटा कहीं किसी भी उसमें हो सकता है। ये देखिएगा पेज नंबर 74 पे, ये देखिएगा पेज नंबर 74 पे, यहाँ ये पूरा कोड दिया हुआ है। और एक और चीज बताऊं आपको कि जो बड़े बड़े डाटा है जो हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल पे होते हैं उसका 00001 करके कोड स्टार्ट होता है। और हमारे यहाँ क्योंकि डाटा कम है, 1000-2000 होगा, तो 4 डिजिट वाला कोड जो है तो उसके लिए हम 001 कर सकते हैं। परंतु अगर हमारे पास क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोड कैसा होगा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोड कैसा है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर लिखा है, इसमें वेरिएबल्स नेम लिखा है, इसमें डिवीजन की आईडी आएगी, उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन जरूर लिखनी है। इसका मतलब क्या है, इस कोड का नैरेटिव क्या है वो हमने लिखना है।
फिर कोडिंग हमने करनी है, कोडिंग वही बात कर दी मैंने, 1 से लेके 1.20 तक सारी की सारी कोडिंग रहेगी, सारी कोडिंग रहेगी। और तीसरा जो है, और उसमें एक अगर साइकोमेट्रिक स्केल हमने लेना है, जैसे हमने अभी इसमें लिया हुआ था, तो उसमें हमने सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, वो जो सारा साइकोमेट्रिक स्केल लिया था, तो उसको हम 0 से स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करके उसको 5 लेवल तक, अगर 5 पॉइंट स्केल पे लिया है तो 5 लेवल तक हम जाते हैं, 10 पॉइंट पे लिया है तो 10 तक जाएंगे। जो भी हमने स्केल लिया है उसके साइकोमेट्रिक जरिए वो सारा का सारा हम उसमें यूज करने की हम कोशिश करते हैं, उसको हम यूज करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद सिंपल शब्दों में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो है, अगर आप इसको पेज नंबर 72, 73, 74, 75 तक देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये किस तरह से ये पूरा का पूरे कोड जो हो काम करते हैं। नंबर 3, अब उसके बाद कोड का मैट्रिक्स डेवलप करना है वर्कशीट पे। अब कोड का मैट्रिक्स डेवलप करना है तो उसके लिए एक्सेल सीट पे जो हमने एंट्री की है उसमें अगर पेज नंबर 76 पे आप आएंगे तो सबसे पहले आईडी आएगा। आईडी आएगा कि आईडी क्या था हमारा, आईडी 1 था। 1 जो था वो किसके लिए था कि हमारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और 1.1 क्या आईडी था हमारा, उसमें था कि आपका नाम तो नहीं हो सकता पर विलेज क्या है। फिर 1.2 में क्या था, पंचायत क्या है। और उसके बाद इस तरह से जो आईडी था, और उसमें जो पूरे के पूरे मान लो एक से अधिक डिवीजन हम बात कर रहे हैं तो डिवीजन का वहां बात करके कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं उसका हम एक जो है उसे क्या बोलते हैं वर्कशीट्स, उसके हम डेवलप करेंगे और एक्सेल पे ये आराम से क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद कॉलम वाइज वर्कशीट में कॉलम वाइज पूरा का पूरा, जैसे कल मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमने डिफरेंट कलर से कॉलम्स को इंडिकेट किया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम लाइंस को इंडिकेट कर सकते हैं। और फिर इस तरह से अंतिम हमारा आएगा कि इसको प्रिपेयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो हम जरूर लिखें। कोड को जब यूज करना है तो उसके लिए एनालाइज करने के समय हमारे वहां जो है वो पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और उसके लिए सॉफ्टवेयर जैसे हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम जो हमारे हैं, SAS है, SPSS है, स्टाटा एक स्टाटा करके STAT करके, और इस तरह से, और एक डेटा परफेक्ट करके साइंसेस के लिए है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो डेटा मैनेजमेंट का काम करते हैं, और वो डाटा तब मैनेज होगा बेटा जी जब हम उस डाटा को उन कोड बुक के थ्रू वहां डालेंगे, तो अदरवाइज ये इट इज वेरी वेरी इंपॉसिबल टू जस्ट मैनेज दैट डाटा। कल हम ये देखेंगे कि हमारा जो नीड क्यों होती है कोडिंग की, कोडिंग सोशल साइंसेज और साइंस रिसर्च में जो कोड जरूरी क्यों है उसके ऊपर हम कल बात करेंगे, और कल फिर हम इसको खत्म भी कर देंगे।